हेलो दोस्तों, आइए आज एक ऐसी कहानी की शुरुआत करें जो भारत के दिल में बसी है। यादव समाज की कहानी। ये समुदाय यदुवंश से जुड़ा है, जिसकी जड़ें प्राचीन, वैदिक और पौराणिक काल तक जाती हैं। यदुवंश का गौरवशाली इतिहास भगवान श्री कृष्ण जैसे महान नायक से जुड़ा है, जो न सिर्फ एक योद्धा और दार्शनिक थे, बल्कि समाज के प्रेरणा स्रोत भी थे। यादव समाज भारत के हर कोने में अपनी मेहनत, साहस और एकता की मिसाल कायम करता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश का कोई और हिस्सा, ये समुदाय अलग अलग नामों और उपनामों जैसे है, वैष्णवी, सातवत और अंधक से जाना जाता है। आज हम आपको इस समुदाय के गौरवमय इतिहास, उनकी शानदार उपलब्धियों और उनके खास उपनामों की रोचक यात्रा पर ले चलेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं, जो आपको गर्व और प्रेरणा से भर देगा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। यादव समाज की कहानी प्राचीन भारत से शुरू होती है। पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में यदुवंश का जिक्र मिलता है। सबसे पहले एक प्राचीन और पवित्र वंश था, जिसे चंद्रवंश कहा जाता था। इस वंश के लोग चंद्रमा से अपनी उत्पत्ति मानते थे, इसीलिए इसे चंद्रवंश कहा गया। इस वंश के लोगों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता था, जो बहादुर और धर्मी राजा योद्धा थे। चंद्रवंश में एक महान राजा हुआ, जिसका नाम था यदु। यदु बहुत शक्तिशाली और गुणी राजा थे। उनके वंशजों को यदुवंशी क्षत्रिय या यादव कहा जाने लगा। इस तरह यदु के वंश से यादव वंश की शुरुआत हुई। यदु राजा ययाति और उनकी पत्नी देवयानी के सबसे बड़े बेटे थे। ययाति के 5 बेटों में से यदु ने अपने स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी, जिसे यदुवंश कहा गया। इसी यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण, जो यादव वंश के सबसे श्रेष्ठ और महान व्यक्तित्व माने जाते थे, भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण, जो वसुदेव और देवकी के बेटे थे, यदुवंश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और उनका पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा ने किया। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनके बेटे प्रद्युम्न और अन्य रिश्तेदार जैसे सात्यकी और कृतवर्मा भी यदुवंशी थे। श्री कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में यदुवंश का नेतृत्व किया। द्वारका उनकी राजधानी थी, जो उस समय एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को साथ दिया और यदुवंश की ख्याति को चरम पर पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं, जैसे गीता का उपदेश, आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण ने धर्म, नीति और कर्म के महत्व को दुनिया को बताया और महाभारत में पांडवों का साथ देकर अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों का विनाश हो गया, तब गांधारी ने अपने बेटे की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को माना। दुख और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव और समय के साथ यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ने लगी। एक बार यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के लिए एकत्रित हुए। वहां शराब के नशे में और पुरानी दुश्मनियों के कारण उनमें झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में यदुवंशियों ने एक दूसरे पर हमला किया। कहा जाता है कि उनके हथियारों में एक विशेष प्रकार की एर का घास बदल गई, जो श्राप के हथियारों की तरह घातक हो गई। इस आपसी लड़ाई में लगभग सभी यदुवंशी योद्धा मारे गए। इस घटना के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने समुद्र तट पर योग समाधि में अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण भी एक जंगल में विश्राम कर रहे थे, जब एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। ये तीर उनके पैर के तलवे में लगा, जो एकमात्र कमजोर स्थान था। इस तरह आपसी लड़ाई और शाप के कारण यदुवंश का लगभग पूरा विनाश हो गया। कुछ लोग बचे, लेकिन यदुवंश की शक्ति और वैभव समाप्त हो गया। इसके बाद द्वारका भी, जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, वो भी समुद्र में डूब गई। यदुवंश के लोग प्राचीन काल में भारत के अलग अलग हिस्सों में फैल गए हैं और अहीर, ग्वाला, गौड़ जैसे नामों से जाने गए। ये लोग खेती और पशुपालन से जुड़े थे। मध्यकाल में दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव राजवंश ने 12वीं और 14वीं सदी तक शासन किया। ये शासक अपनी कला, भवन निर्माण और साहित्य के लिए मशहूर थे। उत्तर भारत में अहीर समुदाय, जो यादवों का हिस्सा है, उन्होंने खेती, पशुपालन और सैन्य क्षेत्र में योगदान दिया। उनकी बहादुरी और मेहनत ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। आधुनिक समय में यादव समाज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में फैला है।
पहले ये समुदाय खेती, पशुपालन और डेयरी के काम से जुड़ा था, लेकिन अब शिक्षा, राजनीति, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय है। उत्तर भारत में यादवों ने अपनी एकता और संगठन से सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बनाया है। वे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को मानते हैं। यादव समाज यदुवंश की गौरवशाली विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहा है। यादव समाज भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है और खासकर उत्तर भारत में इसका प्रभाव है। 1931 के बाद भारत में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, इसीलिए सटीक आंकड़े नहीं, फिर भी अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, जो राज्य की जनसंख्या का 10 से 12% हो सकती है। मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आजमगढ़ और कानपुर जैसे क्षेत्रों में उनकी मजबूत मौजूदगी है। बिहार में भी यादव का एक बड़ा समुदाय है, जहां उनकी आबादी 11 से 14% मानी जाती है, खासकर मधुबनी, दरभंगा और पटना में। हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों जैसे अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ में यादवों की अच्छी खासी आबादी है और ये सामाजिक व राजनीतिक रूप से प्रभावशाली भी है। राजस्थान में अलवर और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में भी यादव समुदाय मौजूद है। मध्य प्रदेश में झांसी, हमीरपुर और जालौन जैसे जिलों में खंगार, यादव और अन्य उपजातियां पाई जाती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में यादव, अहीर, गलवी, गोल्ला और गोनर जैसे स्थानीय नामों से जाने जाते हैं। इन राज्यों में उनकी आबादी कम है, लेकिन वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में भी यादव समुदाय की अच्छी आबादी है, जो खेती और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यादव समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में कई महान व्यक्ति को जन्म दिया। मुलायम सिंह यादव, उन्हें नेताजी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने यादव समाज को राजनीतिक रूप से संगठित किया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उनके बेटे अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने सड़क, बुनियादी ढांचे और तकनीक पर ध्यान देकर समाजवादी आंदोलन को नई दिशा दी। राम नरेश यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ने प्रशासन में अपनी छाप छोड़ी। बलिराम भगत, पूर्व लोकसभा स्पीकर, ने भारतीय संसद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम सिंह, अहिरवाल के राजा, ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के लिए बलिदान दिया। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे, सैन्य क्षेत्र में स्क्वाड्रन लीडर दीपक यादव को कीर्ति चक्र और सूबेदार महावीर सिंह यादव को अशोक चक्र मिला, जिन्होंने अपनी वीरता से देश का नाम बढ़ाया। पैरादूपर सूबे सिंह यादव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने सैन्य अभियानों में साहस दिखाया। 1947 में उड़ी पूछ मोर्चे पर राव सरदार सिंह जैसे यादव सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़कर देश की रक्षा की। यादव समाज ने राजनीति, सेना, शिक्षा, व्यापार, कला और खेल में भारत का नाम रोशन किया। राजनीति में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने गांव के विकास, शिक्षा और सामाजिक समावेश की नीतियों से उत्तर भारत को मजबूत किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने सैन्य क्षेत्र में यादव सैनिकों की वीरता और बलिदान देश की रक्षा की। शिक्षा में कई यादव ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो सिविल सेवा, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। व्यापार में यादवों ने डेयरी, खेती और छोटे माध्यम व्यवसाय में योगदान दिया। खेलों में, खासकर कुश्ती में, यादवों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीते। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को समृद्ध किया है। यादव समाज का सबसे आम उपनाम यादव है, जिसे उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। ये उपनाम यदुवंश से जुड़ा है और 19वीं-20वीं सदी में संस्कृतिकरण आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ। जब यादवों ने अपनी क्षत्रिय पहचान को मजबूत किया, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और बिहार के मधुबनी, दरभंगा जैसे क्षेत्रों में ये बहुत प्रचलित है। यह उपनाम समुदाय की एकता और गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अहीर उपनाम भी आम है। अहीर का अर्थ गौपालक है, जो यादवों की पशुपालन परंपरा को दर्शाता है। अहीर, जिनको निडर भी कहा जाता है, हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ में ये खास तौर पर लोकप्रिय है। कई लोग अहीर यादव के रूप में अपनी दोहरी पहचान दिखाते हैं। दक्षिण और पश्चिमी भारत में यादव समाज अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में यादव गबली या ग्वाले कहलाते हैं, जो गौपालन से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोल्ला उपनाम आम है, जो स्थानीय संस्कृति से मेल खाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में
कौनर या इदायत नाम प्रचलित है। गुजरात में कुछ यादव रवारी या भारद्वाज उपनाम अपनाते हैं जो अन्य पशुपालन समुदाय के साथ साझा हो सकते हैं। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खंगार उपनाम योद्धा और शासक खंगार यादवों से जुड़ा है। हरियाणा और राजस्थान में राव उपनाम प्रचलित है जो क्षत्रिय पहचान को दर्शाता है, जैसे 1857 के नायक राव तुलाराम। कुछ मामलों में यादव समाज के लोग अपने गोत्र या कुल के आधार पर अपना सरनेम का उपयोग करते हैं। यदुवंश होने के कारण कई यादव अपने गोत्र को सरनेम के रूप में अपनाते हैं, जैसे कृष्णोत, मंथन या भदौरिया। ये गोत्र प्राचीन यदुवंश वंश की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हैं। इसके अलावा कुछ यादव अपने पेशे या सामाजिक स्थिति के आधार पर उपनाम चुनते हैं, जैसे सिंह। सिंह उपनाम जो सामान्यतः क्षत्रिय और राजपूत समुदायों से जुड़ा है, कई यादवों द्वारा अपनी क्षत्रिय पहचान को उजागर करने के लिए अपनाया गया है। विशेष रूप से हरियाणा और राजस्थान में सिंह सरनेम का उपयोग आम है। आधुनिक समय में शहरीकरण और शिक्षा के कारण कई यादव अपने उपनामों को आसान बनाकर यादव को प्राथमिकता देते हैं। पहले जो लोग अहीर या ग्वाली उपनाम इस्तेमाल करते थे, वे अब राष्ट्रीय पहचान के लिए सिर्फ यादव अपनाते हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी पारंपरिक उपनामों जैसे अहीर या गवली को बनाए रखते हैं। बिहार में कुछ यादव राय या राय यादव उपनाम का उपयोग करते हैं, जो वहां की सम्मानजनक उपाधि है। उत्तर प्रदेश में चौधरी उपनाम आम है, जो गांवों में मुखिया या सामाजिक नेताओं के लिए प्रयोग होता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में यादव मंडल या ठाकुर जैसे स्थानीय उपनामों का उपयोग करते हैं, जो नेपाल की संस्कृति से प्रभावित है। कुल मिलाकर यदुवंशी क्षत्रिय, जिन्हें अहीर या यादव भी कहा जाता है, चंद्रवंशी वंश से उत्पन्न हुए और श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्वों के कारण प्रसिद्ध हुए। इनका इतिहास योद्धा, गौपालक और शासन के रूप में रहा है। आज भी ये समुदाय भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद आपके काफ़ी कमेंट्स आए थे। उन कमेंट्स को देखते हुए हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अगर कोई भी जानकारी मिस होती है तो आप हमें फिर से कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।